नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आइए आज हम कॉपर इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव की गणना करते हैं, है ना। मैं इसका मानक अपचयन विभव कैसे निकालते हैं। कल हमने जिंक का निकाला था। ध्यान दीजिएगा, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसका मान 0 होता है, अर्थात इसका जो है हम दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कैथोड के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और एनोड के रूप में भी उनका उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब इनका हम दोनों के रूप में यूज करेंगे। तो हमने जिंक का तो कल निकाल लिया था, तो आइए आज हम कॉपर का उपयोग करते हैं और कॉपर के जो अपचयन विभव है ना, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड का जो मानक मान जो होता है ना, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है उसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, अब ये तो पता है कि एक साइड ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और एक साइड अपचयन की अभिक्रिया होती है। और हमने कल ये भी बताया था कि राइट साइड जो होती है इसमें, है ना, जो राइट साइड होता है उसमें अपचयन होता है और जो इधर लेफ्ट साइड होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। अब हमने ये भी जान रखा है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को दोनों रूप में यूज कर सकते हैं, एनोड के रूप में भी और कैथोड के रूप में भी। तो इधर जो होता है वो क्या होता है, कैथोड के रूप में यूज होता है और यहाँ होता है वो एनोड के रूप में, है ना, जिसको हम दाया भाग और बायां भाग करके भी याद करते हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड करके। तो ये हमारा राइट हैंड होता है और ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है। तो आइए देखते हैं, यदि हम इसको यूज करें तो ये क्या होता है, ये कॉपर का क्षण होता है और कॉपर का जो क्षण है उसको किसमें डुबोते हैं, कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें डुबोते हैं। और इनका जो सांद्रण होता है कितना होता है, 1 मोल सांद्रण होता है। ठीक है, यहाँ पर डूबा हुआ है कॉपर सल्फेट का जो विलयन में डूबा हुआ है, ये कॉपर का क्षण होता है। और ये देखो ये किस रूप में काम करेगा, ये जो होता है कैथोड रूप में काम करता है। ठीक है, ये हो गया कैथोड। अब इधर आ जाओ, यहां पर देखिए ये जो है ये कांच का जैकेट होता है ना, ये जो है कांच का जैकेट होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां से हाइड्रोजन गैस को प्रवेश करने के लिए एक छिद्र होता है ना। यहां से हाइड्रोजन गैस क्या होता है, प्रवेश करता है। और इसका वायुमंडलीय दाब कितना होता है जी, ये आपको पहले बार बताया गया है, कई बार बताया गया है। इसका वायुमंडलीय दाब जो है 1 एटमॉस्फेयर होता है, 1 वायुमंडलीय दाब होता है। और ये हाइड्रोजन वाला जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इनका ताप कितना होता है, ये कितना होता है, इनका जो ताप है वो इसको बोलते हैं 298 केल्विन। ये फिक्स है ना, क्योंकि मानक स्थिति इसी को माना जाता है। और इसमें जो विलयन है, यहाँ पे कौन सा विलयन कहा जाता है, ये HCl विलयन होता है, HCl। और इनका जो सांद्रण होता है वो होता है 1 मोलर, इतना, है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है लवण सेतु। ये लवण सेतु क्या होता है जी, लवण सेतु क्या करता है, दोनों जो पात्र होते हैं उनको जोड़ने का काम करता है ना, ताकि ये दोनों क्या हो, साम्यावस्था में स्थित हो और उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। तो लवण सेतु में किस प्रकार के विलयन का प्रयोग करते हैं, इसमें करते हैं, इसमें KCl और KNO3 इस प्रकार के विलयन का इसमें प्रयोग करते हैं। और याद रखिए लवण सेतु के बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से पढ़ाया हुआ है। इनको अगर जेली के साथ बनाया जाता है, ताकि ये क्या होता है, एक प्रकार का जेली बन जाता है, गाढ़ा बन जाता है, जिससे जो है ये इस पात्र में घुलता नहीं है, लेकिन आवश्यकता अनुसार इसको जिस आयन की आवश्यकता होगी उसके अनुसार ये लवण सेतु उनको आयन देता है। जैसे इसमें कौन सा आयन है, कॉपर आयन होगा और सल्फेट का माइनस आयन होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें Hc+ और क्लोरीन। आइए देखते हैं ये क्या होता है, ये जो तार के साथ, ये तार किसका होता है जी, ये या तो कॉपर का होता है या फिर प्लेटिनम का होता है। तो प्लेटिनम के तार के साथ यहाँ पर क्या जुड़ा होता है, ये जो प्लेटिनम की पन्नी जो है जुड़ी होती है। और ये तो पता है, यहां से नीचे जो छिद्र बना होता है उसके आधार पर क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन के जो बुलबुले हैं वो इस छिद्र से होते हुए हाइड्रोजन के बुलबुले निकलते हैं, है ना, यहां से। ये हो गया। अब क्या करना है, ये जो पात्र है, इधर का पात्र और इनका पात्र, जो इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, है ना, ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, कैथोड है। और ये क्या हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा एनोड। ठीक है, यहां पर इसको हम लिख सकते हैं, ये जो तार दिख रहा है अंदर में, है ना, वो किसकी तार होता है, ये जो होता है प्लेटिनम का तार होता है ना, लिख लेंगे।
और ये जो दिख रहा है नीचे में, ये क्या होता है, ये प्लेटिनम की पत्ती या फिर पन्नी बोल सकते हैं, जो भी है, ये हो गया। अब इनको क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो तार है इसको इसके साथ जोड़ना है। तो इन दोनों के बीच में इनको नापने के लिए क्या जोड़ दिया जाता है जी, यहां पर जोड़ दिया जाता है नापने के लिए वोल्टमीटर। ठीक है, तो यहां पर आप लोग वोल्टमीटर के लिए ऐसा कोई संकेत बना लेना। ठीक है, ये जुड़ गया। अब इस वोल्टमीटर के द्वारा इसको हम लिख लेते हैं वोल्टमीटर। इसके माध्यम से जब दोनों सेलों का मान निकाला गया था, है ना, तो इनका मान कितना आता है, ये हमेशा याद रखिएगा 0.34 वोल्ट। इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनके आधार पर ही हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। ये तो हो गया, इनका मान निकाल दिया गया है नाप के, और इसका मान तो हमको पता है, इनका मान 0 होता है, क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। अब इन दोनों के आधार पर हमें इनका क्या निकालना है, इनका मानक अपचयन विभव की गणना करनी है। तो आइए देखते हैं, ये जो कॉपर का जो छड़ होता है, इनको एक पात्र बना दिया गया है जो किस रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर कैथोड के रूप में काम कर रहा है। अब इसको जब हम किसके साथ जोड़ते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं, तो ये किस रूप में काम करता है, ये जो है एनोड के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार जब कैथोड को, मतलब कॉपर को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा जाता है, तो उनका जो रासायनिक समीकरण है, उनका जो अभिक्रिया है, वो किस प्रकार लिखा जाता है, उसको देखते हैं। देखिए, इसमें प्लेटिनम मिला हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लेटिनम की पन्नी को पहले लिखते हैं। उसके बाद जो भी है, जैसे यहाँ पे क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हम यहाँ पर मानक हाइड्रोजन के लिए 1/2 H2 एक ही रूप में रहता है, गैसीय रूप में रहता है। इसके बाद ये क्या बनता है, इसका इसी का आयन बनता है, ये हो जाएगा H+ आयन, और इस रूप में आयनिक अवस्था में रहता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो सांद्रण है वो कितना होता है, 1 मोलर होता है। यहाँ पर क्या लगा देंगे, लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, कॉपर का आयन रहता है, ये किस रूप में, आयनिक अवस्था में रहता है, और इनका जो सांद्रण है 1 मोलर होता है, और ये होता है कॉपर का सॉलिड रूप। ठीक है, इस प्रकार हम इस समीकरण को किस रूप में लिख सकते हैं, सही समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब इसी के आधार पर हमको एनोड और कैथोड का समीकरण बनाना है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम बनाते हैं एनोड और कैथोड का, यहां से बना लेते हैं। एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है ना, तो हम पहले एनोड के लिए बनाते हैं। ये हमारा एनोड के लिए है ना, क्योंकि यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जा रहा है एनोड के रूप में। तो एनोड के लिए कौन सी अभिक्रिया होगी, हमको पता है कि एनोड में कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। इसका मतलब निश्चित रूप से हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन जो है आयन बनाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनाएगा जी, ये बनाएगा +2, फिर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। इस प्रकार क्या है, ये किसके लिए है, एनोड पर ऐसी अभिक्रिया होती है। उसी प्रकार किस पर, कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी, कैथोड के लिए क्या है, इसमें कॉपर जो आयन होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ये ग्रहण कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन को, और ये क्या बना लेता है, ये कॉपर सॉलिड अवस्था में बन जाता है। इस प्रकार एनोड के लिए इस प्रकार का समीकरण लिखते हैं, और कैथोड के लिए इस प्रकार का लिखते हैं। यदि इन दोनों को मिलाया जाए, ठीक है, इन दोनों को यदि क्या किया जाए, मिलाया जाए, तो इस प्रकार का समीकरण देखो कैसे बनेगा। ये हो जाएगा H2, ये गैसीय अवस्था में, प्लस ये हो जाएगा कॉपर +2 आयन। अब देखो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने का आवश्यकता नहीं है। तो ये इधर क्या आ जाएगा, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, है ना, ये किस अवस्था में रहता है जी, इसको आप लिख दीजिएगा आयनिक अवस्था में। ठीक है, यहाँ पर इसको भी आयनिक अवस्था में लिख देना। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो लिख दिए, यहाँ पर यह आ जाएगा कॉपर का सॉलिड अवस्था, ये उसका आयनिक अवस्था है। ठीक है, इस प्रकार हमने इनको क्या कर दिया, पूर्ण समीकरण के रूप में लिख दिया। यही उनका क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है, कुल अभिक्रिया कहलाता है। अब हमको क्या करना है, हमने विभव मापी के द्वारा इनका वोल्टमीटर से हमने जो मान निकाला था वो कितना आया था, 0.34 वोल्ट। ठीक है, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का कितना मान होता है, इनका मान तो हमको कल से पता है, रोज हम पढ़ रहे हैं 0.000, मतलब इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो इसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, इनका इसका कॉपर का मानक अपचयन विभव की गणना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ये जो सूत्र है
ये होता है E0, यहाँ पर सेल लिख सकते हैं, है ना, बराबर होता है यहाँ पर कौन सा होता है जी, यहाँ पर होता है राइट हैंड वाला, एक RIGHT, है ना, माइनस यहाँ पर कौन सा होता है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड वाला होता है, ठीक है। अब राइट मतलब कौन सा, राइट हैंड में कौन सा था, यहाँ पर कॉपर था, तो यहाँ पर इसको इस रूप में लिख सकते हैं E0 और कॉपर प्लस आयन, और ये हो जाएगा कॉपर, और ये माइनस यहाँ पर कौन सा है, देखो ये किस रूप में है, ये हाइड्रोजन रूप में है, और ये कैसा हो जाता है, सॉरी ये इस प्रकार हुआ, ये हाइड्रोजन रूप में है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन इस रूप में, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन का आयन। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इनके जो वैल्यू है हमको पता है, देखो इनका वैल्यू तो हमको यहाँ से पता है, यहाँ से ला सकते हैं, इनका मान देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.34 बराबर। अब इसका मान हमको निकालना है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, क्योंकि इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो माइनस इसका मान कितना आया है 0.000, है ना, जितना भी लिख सकते हो। फिर ये क्या हो जाएगा, अब जिनका वैल्यू हमको निकालना है, जैसे हमें इनका वैल्यू निकालना है, और ये तो -0 है, ये हो गया। आइए दोस्तों, नीचे जगह कम है तो हम ऊपर देखते हैं, कहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर कितना बचा है, ये बचा है आपका 0.34 बराबर, ये कितना बचा है E, और ये कॉपर, ठीक है, ये कॉपर का है। दोस्तों चूंकि मानक अपचयन विभव के लिए होता है, इसलिए क्या करना पड़ता है इनको, ये स्टैंडर्ड होता है, इसलिए यहाँ पर E0 लगा देना चाहिए, तो ये हम यहाँ पर सब में E0 लगा देते हैं। इस प्रकार आपका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसका, कॉपर का मान निकल गया, कितना आया, ये आया आपका बराबर 0.34, ये आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने इनका मानक अपचयन विभव निकाल लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।